कड़ाके की सर्दी ने हरिपुर को जकड़ रखा था। धुंध इतनी घनी थी कि मनीराम के घर के बाहर किसान खड़े कांप रहे थे। गोदाम रुई से भरे हुए थे, लेकिन गांव वालों के बदन पर कपड़े फटे हुए थे। वातावरण में जैसे मौत जैसा सन्नाटा था, जिससे सिर्फ खांसी और लोगों के ठिठुरने की आवाज आ रही थी, जो कि सन्नाटे को तोड़ रही थी। ए बुड्ढे बिरजू, सीधा खड़ा रह, हंसना बंद कर, लालाजी आ रहे हैं। और ओए रजनी की बच्ची किट्टू, ये फटी हुई गुड़िया लेकर यहाँ भीड़ मत लगा, निकल यहाँ से। कमल अंकल, मेरी गुड़िया को ठंड लग रही है, थोड़ा सा रुई का टुकड़ा दे दो ना, जिससे इसके गर्म कपड़े बना सकूं। बस हथेली भर दे दो। रुई? अरे ओ किट्टू, रुई अमीरों के नसीब में होती है। तेरी गुड़िया को भी आदत डलने दे ठंड की। यह गरीब का टिक्का है, इसे लगा रहने दे। कमल, इन सबको हटा यहाँ से, सेठ विमल आने वाले हैं और ये सारी रुई आज ही शहर जाएंगी। लाला जी, रजाई तो दूर, कफन भी नसीब नहीं होगा हमें आपके रहते। खून पसीना हमारा, मजे आपके। भगवान सब देख रहा है। इस ठंड में अगर कोई बच्चा मर गया तो उसकी हाय ले डूबेगी आपको। भगवान को भी ठंड लग रही होगी, जा उसे भी मेरी पुरानी सोल दे आ। और सुन, कल तक ब्याज नहीं आया तो अपनी झोपड़ी खाली कर देना। चलो काम पर लगो सब। चल किट्टू, रोने की जरूरत नहीं है, लाला का दिल पत्थर का है, वहाँ से कोई रुई नहीं निकलेगी और आंसुओं से पेट नहीं भरता, ना ही ठंड जाती है। अपमानित होकर किसान अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। उसी शाम एक पुरानी जीप गांव में दाखिल हुई, जिससे नई नवेली दुल्हन कनिका उतरी। छत पर रमाताई और लता उसे ताक रही थी। देख रमाताई, आ गई नई बहू, शहर की लगती है, कितनी नाजुक है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में तो ये फूल मुरझा जाएगा। अरे कैसी बहू, कैसा स्वागत, यहाँ खुद के लाले पड़े हैं, देखना 2 दिन में ही भाग जाएगी ये। हमारे नसीब में तो बस ठिठुरना लिखा है, सुहाग रात पर भी इसके दांत किटकिटाएंगे बेचारी के। आओ कनिका, अंदर आ जाओ। घर थोड़ा थोड़ा कच्चा है और ठंड ज्यादा है। मैं माफी चाहता हूँ। माफी? किस लिए? मैंने तुम्हें सुनहरे सपने दिखाए थे, पर लाया इस बर्फ के नरक में हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक गर्म शॉल तक नहीं है। घर कच्चा है तो क्या, दिल पक्के होने चाहिए। और सुमित जी, बर्फ पिघलती है, बस उसे थोड़ी आँच चाहिए होती है। हम वो आँच मिलकर ढूंढ लेंगे। पर माँ जी कहाँ है? वो आंगन में आग के पास हैं। माँ जी, आप यहाँ आंगन में क्यों लेटी हैं? वो चादर, ये चादर तो बहुत पतली है माँ जी। बहू बहू, तुम आ गई, अंदर आ जाओ बेटी, यहाँ ठंड जानलेवा है। तुम अभी नई हो, तुम्हें नजर लग जाएगी। नजर ठंड को नहीं लगती माँ जी, इंसान को लगती है। ठंड तो आपको भी लग रही है। हमारे पास रजाई क्यों नहीं है? मैंने रास्ते में देखा था, खेतों में तो बहुत रुई है, पूरा गांव सफेद चादर से ढका है, ऐसा लग रहा था। वो रुई हमारी नहीं है बहू, लाला की है। हम तो बस मजदूर है, हमने मांगना छोड़ दिया है। मजदूर? मजदूर है तो क्या हम इंसान नहीं? नसीब तो खुद लिखना पड़ता है माँ जी। अगर हम उसे उगा सकते हैं तो ला भी सकते हैं। मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं अपना हक बनाऊंगी। अगली सुबह कनिका घर में बैठने की बजाय खेतों की ओर निकल पड़ी। मास्टर मोहनदास बंद स्कूल के बाहर उदास बैठे थे। बहू, कहाँ जा रही हो? स्कूल तो बंद है, बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, शाही भी दबात में जम गई है, शिक्षा का सूरज इस कोहरे में डूब गया है। मास्टर जी, मैं उसी ठंड का इलाज ढूंढने जा रही हूँ। जब तक शरीर गर्म नहीं होगा, दिमाग कैसे चलेगा? कनिका खेतों में पहुंची और कटाई के बाद बची कुची खराब रुई, बेकार घास और धान का भूसा चुनने लगी। तभी कमल वहां आ धमका।
ये नहीं बहू, क्या कर रही है? लाला जी के खेत से तिनका भी उठाना मना है। भैया, लाला जी ने फसल पर कब्जा किया है, कचरे पर नहीं। यह घास और फटी हुई रुई तो वैसे भी वो जला देते हैं। मैं सफाई कर रही हूँ, कोई हर्ष है क्या? या कचरे पर भी टैक्स लगा दोगे अब आप? टैक्स? टैक्स नहीं, मतलब सफाई। ठीक है, कर लो सफाई, पर लाला जी को पता चला तो? खैर खैर, मुझे क्या, पागल औरत। नहीं चाची, कमल अंकल से भी नहीं डरी आप यहाँ कचरा क्यों चुन रही हो? लोग आपको पागल कहेंगे। रमा ताई तो कह रही थी तुम पर शहर का भूत सवार है। गोलू, ठंड डरने से नहीं भागती, यह कचरा नहीं, हमारी गर्मी है। अगर तुम ठंड में ठिठुरना नहीं चाहते तो मेरी मदद करो। अरे वाह चाची, आप कुछ जादू करने वाली हो क्या? हे भगवान, घोर कलयुग। नहीं, बहू खेत पर खड़ी है। कनिका, क्या तमाशा है? हमारी नाक कटवाएगी क्या? ताई, तमाशा वो है जो हम हर रात ठंड में ठिठुर कर करते हैं। इज्जत ढकने के लिए कपड़े चाहिए और जान बचाने के लिए गर्मी। मैं वही इंतजाम कर रही हूँ। सुमन, तुम देख क्या रही हो खड़ी खड़ी? आओ मेरे पास, आओ मेरी मदद करो। आ रही हूँ दीदी, मेरे पास भी कुछ पुरानी धोतियाँ हैं। मैं कब से कुछ करना चाहती थी पर हिम्मत ही नहीं थी। दो दिन बाद कनिका के आंगन में काफी हलचल थी। कनिका और सुमन कपड़ों को जोड़ रही थी। तभी एक बूढ़ी काकी इंदुमती वहां आती है। अरे बहू, क्या कर रही हो? इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है, कहीं कपड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं रुई बिखरी पड़ी है, कहीं घास फूस बिखरी पड़ी है। दादी जी, रजाई बना रहे हैं घास और कतरन की, पर घास है कि टिकती ही नहीं, एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। अरे पगली, घास ऐसे नहीं टिकेगी, इसमें गांठ वाला टाका लगेगा। हम पुराने जमाने में रानियों के लिए ऐसे ही रजाई बनाते थे। ला, सुई मुझे दे, बरसों बाद मेरे हाथ को काम मिला है। मेरी उंगलियां रास्ता जानती हैं। ए बच्चे, ला मुझे घास साफ कर कर दे। दादी के किस्से और कनिका की मेहनत ने माहौल ही बदल दिया था। रजाई भी तैयार हो चुकी थी। अरे कनिका, ये रजाई है या तंबू? इतनी बड़ी? हाँ माँ जी, ये हम सबके लिए है। माँ जी, सुमित जी, आ जाइए, अब सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। हे राम, यह तो सचमुच बहुत गर्म है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव ठंड से कांप रहा था, पड़ोस की माला की छत से रोने की आवाज आ रही थी। अरे माला, तेरे घर से बच्चे क्यों रो रहे हैं? वहाँ देख, कनिका के घर से कितनी हंसी की आवाजें आ रही हैं। पूछ तो सही, क्या जादू है? कनिका, ओ कनिका, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? लाला से ऐसा क्या समझौता कर लिया तुमने? माला दीदी, यह जादू नहीं, यह एकता की गर्मी है। दीवार फाड़कर इधर आ जाओ। रजनी दीदी, किट्टू को लेकर भी आ जाओ। शर्म छोड़ो, जान बचाओ। चलो बच्चों, आज चाची के घर सोएंगे। जैसे ही माला और रजनी बच्चों के साथ उस विशाल रजाई के अंदर घुसे, माहौल ही बदल गया था। माँ देखो, यह रजाई कितनी गर्म है। मेरी गुड़िया को भी अब ठंड नहीं लग रही। यहाँ तो बिल्कुल धूप जैसा लग रहा है। अरे सच में कनिका, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, साथ में सो रहे हैं तो कितनी गर्म है ये रजाई। ऐसा लग रहा है मानो अंगीठी ही जल रही हो। काश ये अकल हमने पहले ही लगा ली होती। हम ऐसे ही फालतू में ठंड में मरे जा रहे थे। माँ देखो, ये रजाई कितनी गर्म है, अब उंगलियां भी नहीं कांप रही। आज तो मैं अपना पूरा पाठ याद कर लूंगा। कनिका बेटी, तूने तो संगठन में शक्ति है का पाठ आज सच में पढ़ा दिया। चलो बच्चों, आज यही क्लास लगेगी और आज हम इतिहास नहीं भविष्य लिखेंगे। लाला मनीराम अपनी हवेली में बेचैन था। उसे गांव से आने वाली हंसी चुभ रही थी। सुन रहा है कमल, ये हंसी की बगावत है। अगर इनका डर खत्म हो गया तो मेरी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। चलो पटवारी के पास। लाला अपने दोस्त पटवारी को लेकर सीधा कनिका के आंगन में आ धमका। बहुत मजे ले लिए गर्मी के। सुनिए गांव वालों, ये जो कूड़ा कचरा घास और रुई आपने जमा की है, ये सब मेरी जमीन की पैदावार है। कानूनन ये चोरी है। पटवारी जी, जब्त कर लीजिए इसे। जी, सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक खेत में हर होने वाली चीज पर जमीन के मालिक का हक होता है। ये रजाई अवैध है।
हे बाबा, अब हमारा क्या होगा? हम लाला से नहीं जीत सकते। रुकिए पटवारी जी, कानून कहता है कि फसल मालिक की होती है, लेकिन जो चीज मालिक खेत में सड़ने के लिए छोड़ दे, जिसे वह कचरा कहकर आग लगाने वाला हो, उस पर उसका हक वहीं खत्म हो जाता है जब वो उसे त्याग देता है। हमने कोई चोरी नहीं की, हमने सफाई की है। क्या आप अब सफाई करने पर भी जुर्माना लगाएंगे? पर नियम तो लाला जी, यह तो तकनीक की बात कर रही है। और सुनिए, अगर यह रजाई आपकी है तो ले जाइए, लेकिन इसमें लगी हमारी पुरानी साड़ी, माला दीदी की धोती, इंदुमती दादी ने बुनाई की है और बच्चों की मेहनत, यह सब हमारा है। आप सिर्फ घास और खराब रुई ले जा सकते हैं। चलिए, अभी हम सब बैठकर इस रजाई को उधेड़ते हैं, एक एक तिनका गिनकर वापस करेंगे। क्या तैयार हैं आप सब? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, चलो इसको उधेड़ते हैं अब हम। चलो पटवारी, इन पागलों के मुंह नहीं लगना। देख लूंगा तुम सबको। ये सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखना, जब बर्फ गिरेगी तब मेरे पास ही आओगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कनिका के दिमाग में एक और प्रस्ताव आया। काकी, माला दीदी, अब से हम अलग अलग खाना क्यों बनाएं? क्यों ना हम साझा चूल्हा शुरू करें? रजाई के बीच एक अलग आग जलाएंगे, वहीं सब खाना बनाएंगे, लकड़ियां भी बचेंगी और अनाज भी बचेगा। सही कह रही हो कनिका, मेरे पास कुछ मक्का है। हाँ, मेरे पास थोड़ा गुड़ है। तो तय हुआ, आज दावत होगी और हम लोहड़ी भी मनाएंगे। लोहड़ी की रात रजाई के चारों ओर आग जल रही थी। रमाताई ढोलक बजा रही थी। हवा में गुड़ और मक्के की खुशबू खूब बह रही थी। लाला ने छत से देखा और कलवा को बुलाया। कलुआ, तुझे 50 किलो गेहूं चाहिए ना? जाओ उस कनिका की रजाई से अपना हिस्सा काट कर अलग कर ले। कह देना तुझे उनके साथ नहीं सोना, फूट डालनी है। जी मालिक, 50 किलो गेहूं? हाँ, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कलवा कैंची लेकर रजाई के पास पहुंचा। नाच गाना रुक गया, सन्नाटा छा गया था। अरे ओ कलवा, कैंची क्यों लाया है? अपनी ही गर्मी को काटेगा? पागल हो गया है क्या? ताई, लाला ने गेहूं दिया है। पेट की आग इस रजाई की गर्मी से बड़ी है। मुझे अलग होना है। कलवा काका, गेहूं तो कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यह ठंड, ये तो 4 महीने रहेगी ना। लाला गेहूं इसलिए नहीं दे रहा कि उसे आपको फिक्र है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे हमारी एकता से डर लग रहा है। आज रजाई काटोगे, कल लाला फिर तुम्हें काट देगा। सोच लीजिए, क्या ये 50 किलो गेहूं क्या आपके लिए अपने भाइयों का साथ छोड़ने के लिए काफी होंगे? कलवा काका, रजाई मत काटो ना, फिर हवा अंदर आ जाएगी और मुझे ठंड लगेगी। नहीं, मैं लाला को गेहूं वापस कराऊंगा। मुझे रजाई की गर्मी चाहिए, अकेलेपन की रोटी नहीं। लाला, ले रख अपना गेहूं। हम भूखे ही रह लेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। 1 महीने बाद एक भयानक बर्फीला तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि कच्चे घरों की छतें उड़ने लगी। आसमान काला पड़ गया था। कनिका दीदी, तूफान बहुत तेज है, यह हमारी रजाई उड़ा ले जाएगा। नहीं उड़ा पाएगा माला, नहीं उड़ा पाएगा। हम सब लोग रजाई की डोरियों को कसकर पकड़ लेते हैं। अपनी अपनी छतों के कुंडों में फंसा दो। बच्चे, बीच में आ जाओ वरना तुम्हें खतरा है। यह रजाई सिर्फ ओढ़ने के लिए नहीं, हमारी छतों को बांधने के लिए भी हमारा काम करेगी। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, मेरी गांठें नहीं खुलने वाली है इस रजाई की। कस के पकड़ रहे हैं हम सब। यह हवा हमारा इम्तिहान ले रही है। अरे वाह भाई, बाहर मौत नाच रही है और हम यहाँ सब इतने सुरक्षित हैं। यह रजाई 2 किले से भी मजबूत है। माँ देखो, ये रजाई कितनी गर्म है। बाहर बहुत हवा चल रही है, पर यहाँ तो हमें माँ की गोद जैसा लग रहा है। अगले दिन तूफान थमता है। सुबह सुबह लाला मनीराम अपनी हवेली की छत पर कांपते हुए आता है। उसकी छत की कपेल उड़ चुकी थी, वो ठिठुर रहा था। ये क्या है? मेरा महल हिल गया और इन फकीरों की रजाई नहीं हिली।
ये सब काम पर क्यों नहीं आए? और ये रंग बिरंगा समुद्र क्या है? जा आग लगा दे इसे। माफ करना मालिक, क्या बड़बड़ा रहा है? आग लगा। नहीं लगा सकता। कल रात जब हवेली की छत हिल रही तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं भी चुपके से उसी रजाई में जाकर घुस गया था। क्या तू भी गद्दार? तूने मेरा नमक खाया है। गद्दार नहीं मालिक, इंसान हूँ। नमक से ठंड नहीं जाती। वहाँ अंदर कितना सुकून है। नफरत की आग से वो रजाई की गर्मी ज्यादा अच्छी है। आप भी एक बार आकर देखिए। लाला गुस्से और शर्मिंदगी से नीचे आया और गुस्से में रजाई खींचने लगा, लेकिन रजाई हिली तक नहीं। और अंदर से गोलू और किट्टू ने लाला को देख लिया और बोले, लाला अंकल, आप भी आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, हम थोड़ा खिसक जाएंगे। देखिए यहाँ कितनी जगह है। तू मुझे बुला रही है बेटा? मैंने तुझे भगाया था, मैंने तुझे रुई नहीं दी थी। लाला जी की आंखों में आंसू आ निकले। उसका अहंकार उस एक पल में ही पिघल गया। तभी वहां शहर से रमन नाम का एक इन्फ्लुएंसर कैमरा लेकर पहुंचा। अद्भुत दोस्तों, ये 300 बीघा की रजाई नहीं, ये 300 दिलों की धड़कन है। मैंने ऐसा नजारा दुनिया में कहीं नहीं देखा। 1 साल बाद लाला मनीराम कनिका के घर के बाहर खड़ा था। वो बदल चुका था। चेहरे पर अब वो क्रूरता नहीं थी, शांति थी। कनिका बेटी, गांव वालों से कहो मेरे खेत में काम कर ले। मैं अब वो लाला नहीं रहा। मैंने गोदाम खोल दिए हैं, जो चाहिए ले लो। लाला जी, अब हम रुई उगाते भी हैं और ओढ़ते भी हैं, और जो बचती है उससे दूसरों को घर में भी बांटते हैं। रुकिए, लाला जी को ये रजाई दे दीजिए ताई, शायद इनसे उनके दिल की गर्मी भी, बची कुची बर्फ भी पिघल सके। इसमें हम सबकी माफी भी सिली हुई है। और हाँ, कल सांझा चूल्हा है, जरूर आइएगा लाला जी खाना खाने के लिए। शुक्रिया बेटी, आज मुझे असली दौलत मिल गई, मैं जरूर आऊंगा। दीदी देखो, आसमान भी हमारी रजाई जैसा लग रहा है, तारे इसके बटन जैसे लग रहे हैं। हाँ किट्टू, क्योंकि आज हमने जमीन पर आसमान उतार लिया है। जब तक हम जुड़े हैं, हरेपुर में कभी भी ठंड नहीं आएगी, ना मौसम की और ना दिल की।